नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे धार की, जहां मोबाइल की बैटरी फटने से युवक हुआ घायल। आगे रुख करेंगे मुजफ्फरपुर की ओर, जहां सहिला हथौड़ी में प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच का हुआ उद्घाटन। साथ ही बात करेंगे शामली की, जहां रालोद विधायक के आवास पर सीएम के नाम आई हजारों चिट्ठियां। आखिर कब होगा इनका निस्तारण? और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। धार जिला मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम ज्ञानपुरा में एक युवक के मोबाइल की बैटरी फटने से घायल होने की खबर मिली है। इस बारे में भोज अस्पताल के सिविल सर्जन एमएल मालवीय ने बताया कि घायल युवक का भी उपचार हो रहा है। उसके सीधे हाथ की उंगलियां तहस नहस हो चुकी हैं, साथ ही सीने में भी चोटों के निशान देखने पर उसका उपचार कर दिया है। मालवीय ने आगे बताया कि जो सीधे हाथ की उंगलियां तहस नहस हुई है, उसका इलाज लंबे समय तक किए जाने के पश्चात वह ठीक हो पाएगा। अभी फिलहाल युवक ठीक है। आज अभी एक बालक है जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है। ऐसा पाया गया है कि वो उसके जो मोबाइल की बैटरी थी उसका ब्लास्ट हुआ है, तो उसके एक हाथ में जो पाम है उसका, उसमें इंजरी हुई है। उसकी सारी उंगलियां जो है वो क्षत विक्षत हो गई हैं, जिसमें से एक उंगली में काफ़ी गंभीर चोटें हैं और सारी उसकी हड्डियां ओपन हो गई हैं। कुछ जो सॉफ्ट टिश्यू हैं वो डैमेज हो गए हैं, तो उसको अभी वर्तमान में उपचार चल रहा है और उसमें कोशिश की जा रही है चिकित्सकों द्वारा कि उसको अच्छे से उसको रिकन्स्ट्रक्शन करें और उसका ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं। और डेफिनेटली उसमें चूँकि उसके हाथ में ही शायद बैटरी फट गई है, तो उसका एक हाथ का जो है वो कितना काम करता है ये रिकन्स्ट्रक्शन के बाद ही पता चल पाएगा। सर, अभी हालत क्या है उसकी? अभी तो बच्चा तो ठीक है, वो मतलब ऐसे कोई उसकी फिजिकली और कोई चीज़ें ऐसी वो नहीं हुई है। केवल एक हाथ में ज़रूर डैमेज हुआ है उसके, और छत में थोड़े कुछ सीने में भी उसके कुछ हल्के से वो लगे हैं, उसके बैटरी के कुछ स्पार्क्स लगे हैं, जिससे उसकी चमड़ी कुछ सीने में भी चोट आई है, पर वो गंभीर नहीं है, केवल हाथ की चोट है, वो काफ़ी गंभीर है। तो उसमें समय लगेगा और उसमें कोशिश कर रहे हैं कि उसको कितना अच्छे से कर पाते हैं। ठीक, आपका नाम बता। डॉक्टर एमएल मालवी, सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय धार। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गाजीपुर पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर अंतर जनपदीय तीर हेरोइन तस्कर को 1124 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि जनपदीय हेरोइन तस्कर को जमानिया मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनको एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। आज कोतवाली पुलिस और हमारी जो स्वाट और सर्विलेंस की टीम है, ये काफ़ी दिन से मादक पदार्थों पे काम कर रहे थे, क्योंकि इसके लिए गाजीपुर कुख्यात भी है। तो रात में इन्हें एक सफलता मिली है, जिसमें 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जो अवैध मादक पदार्थों को बनाते भी थे और उन्हें बाज़ार में अपना ग्राहकों तक पहुंचाते भी थे। इनके पास से क्रूड माल, कुछ केमिकल जिसके द्वारा ये बनाते थे, और कुछ तैयार माल, करीब 1 किलो से ज़्यादा हेरोइन मिली है इनके पास से, जो इनके द्वारा निर्मित की गई थी। इसके अलावा करीब 4 लीटर के करीब वो केमिकल मिला है, एसिटिल क्लोराइड, जिसके माध्यम से क्रूड अफीम को बनाते हैं। एक लंबी प्रोसेस है डिस्टिलेशन वगैरह की करके, क्योंकि उसी हिसाब से बनाते हैं। और उसे इनमें से एक अपराधी जो है वो पूर्व में भी, जो जमनिया क्षेत्र का है, एनडीपीएस में जेल जा चुका है, और इनके तार दूर तक फैले हुए हैं, क्योंकि केमिकल ये जो पूछताछ पे मालूम पड़ा है बाहर से मंगाते थे और फिर क्रूड किसी और स्थान से मंगाते हैं और प्रोसेस करके उसे तैयार करके मार्केट तक पहुंचाते थे। जो हेरोइन मिली है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उसकी कीमत 1 करोड़ से ऊपर है। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट।
मुजफ्फरपुर जिले के बौचाहा प्रखंड अंतर्गत सहेला हथौड़ी उच्च विद्यालय के प्रांगण में 8वीं वर्ष हथौड़ी प्रीमियम का लीग का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 8 टीमें भाग ले सकेंगे। स्थानीय मुखिया इश्तियाक अहमद ने फीता काटकर विधिवत रूप से मैच का शुभारंभ किया। प्रथम दिन खानपुर बनाम हथौड़ी के बीच मैच खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर खानपुर की टीम ने हथौड़ी की टीम को बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसमें हथौड़ी की टीम ने कुल 14 ओवर में 148 रन बनाकर खानपुर की टीम को 149 का टारगेट दिया। जवाब में खेलने उतरी खानपुर की टीम ने कुल 11 विकेट गंवाकर 138 रन पर ही सिमट कर रह गई। जी सर, बताया जाए आज आपके क्षेत्र में जो है टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ कहिएगा इसमें सर? हर साल की तरह इस बार हथौड़ी प्रीमियर लीग SPL शुरू हुआ, ये 8वां सीजन है और आप देख रहे होंगे कि कितने दर्शकों में जोश है और यहाँ लगभग 10,000 से ज़्यादा दर्शक आए हुए हैं। तो हम सबको बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि 2023 में क्रिकेट का उद्घाटन हुआ और ये खेल प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। कितने टीम की खेल हो रही है? ये इसमें 8 टीम हिस्सा ले रही है और आज ओपनिंग मैच था। ओपनिंग मैच में खानपुर और सहिला के बीच खेला गया है, जिसमें खानपुर ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण किया और सहिला को आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। 148 का स्कोर सहिला ने खड़ा किया और इसमें 11 रन से हार गई है खानपुर की टीम। तो हार्ड लग रहा है, लेकिन खानपुर की टीम काफ़ी मजबूत थी। ये इसके पहली बार मनाया जा रहा है, इससे पहले भी मनाया जा रहा है? नहीं, 8वां सीजन है ये। 8वां सीजन, 8 साल से लगातार हो रहा है। क्या परिचय हुआ सर? इश्तियाक अहमद, मुखिया, हथौड़ी पंचायत। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानधाता प्रतापगढ़ के डॉक्टर सुरेश यादव पीड़ित मरीज को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया है। एम्बुलेंस मिली कई घंटों बाद। 20 से 25 कॉल करने के बाद पहुंची स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस पैरालाइसिस मरीज तड़पने के लिए हुआ मजबूर। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद जायसवाल की रिपोर्ट। शामली जनपद के थाना भवन विधानसभा से रालोद विधायक के आवास पर आज गन्ने का भुगतान न होने और गन्ने का मूल्य निर्धारित न होने के चलते हजारों चिट्ठी किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम लिखी है। रालोद विधायक के कार्यालय पर चिट्ठी लिखने के कार्यक्रम में हजारों किसानों ने पहुंचकर विधायक के माध्यम से चिट्ठियां लिखी, मुख्यमंत्री से बकाया भुगतान दिलाने और गन्ने का मूल्य निर्धारित करने की अपील की है। राष्ट्रीय लोकदल का ये कार्यक्रम जनवरी के पूरे महीने में जगह जगह पर चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? अनुवार जी, आज RLD के कार्यकर्ता द्वारा या विधायकों के द्वारा शिकायती पत्र लिखे जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्या पूरा मामला है? ये ऐसे है कि अभी हमारी पार्टी का जो ये अभियान चला हुआ है, ये सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है, सिर्फ किसान के लिए ऐसे है कि अभी जो इस साल का सीजन चला उसका आज तक गन्ने का रेट का ही नहीं पता किसान को कि उसका गन्ना किस भाव जा रहा है। और अभी हमारा पिछले साल का भी बकाया रह रहा करीब आधे से कुछ कम, तो किसान तो बुरी हालत से गुजर रहा। आज हम सब लोग, हमारे विधायक जी, हमारे नेताजी के निर्देश के अनुसार तमाम लाखों किसानों से, हजारों किसानों से गांव दर गांव जाकर इस बारे में चर्चा की और किसान इससे ये उत्साहित है कि हमारे किसान भाइयों की ये आवाज़ उठाकर हम कम से कम, ज़्यादा नहीं कुछ कह सकते, धरने और प्रदर्शन बहुत किए राष्ट्रीय लोकदल ने, किसानों ने मिलकर, लेकिन इसके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ये एक बात वहाँ तक पहुँचाई जाती कि किसान कैसे इस हाल में भी जिंदा है, उसकी तरफ भी कोई ध्यान दे ले। ऐसा अन्याय शायद कभी ना हुआ हो कि गन्ना किसान गिर रहा है, उसे अपने रेट का ही पता नहीं। और जब ये सारी चीज़ है, उसी के हमारे तमाम राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के घर घर जाकर इस बात को उन्होंने बताया, तो सब उस पर अपनी सहमति दे रहे। हजारों लाखों किसान अपना ये फार्म भरकर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ देना चाह रहे कि कम से कम उन्हें हमारी भी कोई आवाज़ सुने, हमें भी ये पता लगे कि इस भाव आपका गन्ना जाएगा और ये पिछला रेट, वो पिछला बकाया भुगतान आपको अब मिलेगा, अगला रेट गन्ना इस रेट में जाएगा और उसका भी हम जल्दी पेमेंट दे दें। ये हमारा ठीक। विधायक जी, आज किसान इकट्ठा हो रहे हैं आपके यहाँ पे, क्या समस्या है जो किसान इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं? ये हमारा किसान संदेश अभियान जो है चल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछली बार जो है पिछले सत्र का सितंबर में ही सरकार ने भाव घोषित कर दिया था गन्ने। अब आज देखें आप, जनवरी लग गई है, पूरा सप्ताह पहला भी बीत गया है
और अभी तक सरकार ने जो है कोई किसान के जो गन्ना का जो दाम है वो घोषित नहीं किया। और पिछले साल का भी बकाया हमारे ज़िले में तो ख़ास तौर से 400 करोड़ रुपए से भी ऊपर है तीनों महीनों पर। पिछले साल का अभी तक गन्ना भुगतान नहीं हुआ है। इसी को लेकर हमने जो है ये अभियान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर जो है चला है। हम सभी किसान मिलकर जो है अलग अलग सब अपने नामों से माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है पत्र लिख रहे हैं कि जिससे जल्द से जल्द जो है गन्ने का भाव घोषित किया जाए और जो है जो हमारा जो बकाया है वो दिलाएगा। अच्छा, क्या मानते हैं कितने किसानों का टारगेट या कितने किसानों की उम्मीद जताई जा रही है कि आपके द्वारा शिकायती पत्र भेजे जाएंगे? ये तो लाखों की तादाद में जाएंगे और गांव-गांव जाकर हमें अभियान चलाना है। आज जलालाबाद में हो रहा है, इसके बाद भभीसा है और डेली जो है हम सब विधायक संगठन के सभी लोग इसमें लगे हुए हैं जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री से हो सके। हम मुख्यमंत्री को अवगत कराएं कि किसान जो है कितना परेशान है, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, उनकी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है और जो है बच्चों की फीस टाइम पे नहीं जमा हो रही है। बड़ी कठिनाई है बहुत। कब से ये स्टार्ट हुआ और कब तक ये अभियान चलेगा? ये अभी हमारा पूरे जनवरी जो है ये चलेगा और एक हफ्ता इसको शुरू हुए हो गए। अच्छा, जिस तरीके से आज अभियान की शुरुआत आपके कैंप कार्यालय से हो रही है तो जनपद में कितनी जगह पे लगेगा, या जैसे आप जनपद में तीनों विधानसभा से टापी की, गठबंधन की और आपके लोगों की है तो कितनी जगह पे लगेगा और कब कब लगता रहेगा? ये तो डेली चल रहा है, मतलब कहीं प्रसन्न जी जाते हैं, कहीं मैं मतलब जाता हूँ, तो पूरे ज़िले में जो है हम सब विधायक मिल के, पदाधिकारी मिल के जो हमारे हैं इसको चला रहे हैं। डेली हमारे 2 या 3 प्रोग्राम रहते हैं। क्या केवल आरएलडी रहेगी या फिर क्या केवल ये आरएलडी का अभियान है या फिर गठबंधन? देखिए, वैसे तो आरएलडी का अभियान है मगर क्योंकि किसानों की समस्या है और सभी मैं समझता हूँ कि गठबंधन के लोग भी सब साथ हैं, सभी विपक्ष के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और यहाँ पे भी आज लोकदल के साथ साथ हमारे समाजवादी के भी लोग हैं और भी सब इसमें। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवेश की रिपोर्ट। आजादी के बाद पहली बार बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में वाल्मीकि नगर को भंसार सुविधा की सौगात मिली है। भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसका उद्घाटन कर माल ढुलाई वाहनों को हरी झंडी दिखाकर नेपाल के लिए रवाना किया है। इस अवसर पर उन्होंने बिहार बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे को इसके लिए प्रयास का श्रेय दिया है। दरअसल इंडो नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर में कस्टम सेवाओं का आज लंबे इंतजार के बाद भव्य शुभारंभ किया गया। बॉर्डर पर वाल्मीकि नगर में LCS बना है जो देश का 120वां और बिहार का 12वां लैंड कस्टम स्टेशन है। उम्मीद जताई जा रही है कि पड़ोसी देश नेपाल के साथ बेटी रोटी के रिश्ते के बाद अब इस लैंड कस्टम स्टेशन से व्यापारिक उद्देश्यों को मजबूती के साथ साथ रोजगार बढ़ने के भी आसार हैं। इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि इससे दोनों देशों का व्यापार भी बढ़ेगा। वहीं सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि आज मोदी की सरकार में हम व्यापार के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रहे हैं। नई सौगात मिली है सर आपकी सरकार की। निश्चित तौर से उसको मैं श्रेय जाता है सतीश दुबे जी को कि जिन्होंने के अथक प्रयास से और हम लोगों ने उसमें डिपार्टमेंटल काम करके LCS का यहाँ एक उद्घाटन किया गया है और इससे मुझे लगता है कि भारत और नेपाल दोनों लोगों की जनता को इसका लाभ मिलेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। सर, जो पूल की क्षमता है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ओवरलोडेड सामान तो जा नहीं पाएगा। माननीय सांसद जी ने अभी इस विषय को खुद भी रखा है, वो करेंगे, उसमें जो हम लोग से संभव मदद होगा उसको हम लोग मदद करके उसको कराने का प्रयास करेंगे। अगर इस कमज़ोर पड़ता है तो इसके लिए नया सिरा से काम करेंगे हम लोग और 727 उत्तर प्रदेश से डायरेक्ट जुटे, इसके लिए भी वर्क करके इस कस्टम ऑफिस को बड़े पैमाना पे, जिस तरह बीरगंज चलता है आपके बगल में उत्तर प्रदेश में चलता है, उस स्तर पे लाना है। इसमें बहुत से कामें करना है जो काम भविष्य में हम लोग करेंगे। अभी तो यूपी से कनेक्ट ही नहीं है, जंगल में रास्ता ही नहीं है, कैसे आएगा गाड़ी? तो वही तो मैं बोला कि 727 अब NH की तो बात मैंने बोला, उस पर भी हम लोग काम करेंगे और आपका ब्राज पर भी काम करेंगे। सड़क के साथ साथ एयर मार्ग से भी नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क की एयर मार्ग की जो बात है ना, इसमें जब तक जमीन अधिग्रहण एक बहुत मायने रखता है। इस कस्टम ऑफिस को खोलने के लिए जमीन अधिग्रहण में इतनी लंबी समय लग सकती है,
तो एक हवाई मार्ग के लिए कितना समय समस्या? नेटवर्किंग भी एक बड़ा इशू है वाल्मीकि नगर। देखिए नेटवर्क का जो मामला है इस पे भी हम लोग काम करेंगे। कल भी आया था मामला कि BSNL का नेटवर्क यहाँ काम नहीं करता है, तो मैंने कहा था कस्टम पदाधिकारी लोगों से कि वाईफाई से तत्काल काम करिए, सदन चलने दीजिए, हम लोग लग के यहाँ नेटवर्क भी बढ़िया से काम करें इसका प्रयास। सर काफ़ी दिनों से आप लगे हुए थे इस काम को लेकर, यहाँ के लोगों में काफ़ी खुशी है, क्या संदेश देना? देखिए अपार खुशी है, जब कोई भी इंसान अपने काम को आगे लेके बढ़ता है और पूरा होता है तो काफ़ी खुशी मिलता है। पूरे चंपारण को खुशी है, उस खुशी में हम भी हैं। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। कानपुर देहात में प्रशासन की उदासीनता के कारण अवैध कारोबार थम नहीं पा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व ही मंत्री अजीत पाल ने डेरापुर में अवैध बालू खनन पर पहुंचकर कार्यवाही कराई थी। मूसानगर में भी बालू खनन करते ट्रैक्टर से गिरकर मजदूर की मौत हुई थी। फिर भी अब तक खनन विभाग और परिवहन विभाग अवैध खनन और ओवरलोड पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। मुख्यमंत्री के सख्त आदेश हैं कि कहीं भी बिना कमर्शियल रजिस्ट्रेशन के कोई भी ट्रैक्टर माल ढोता ना मिले, लेकिन परिवहन विभाग की उदासीनता के कारण किसी भी ट्रैक्टर का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। पलामू के तरसी प्रखंड के सेलारी पंचायत के देलाहा गांव के हरिजन टोला में काफी ठंड को देखते हुए सेलारी पंचायत के मुखिया जहानारा एवं वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव शर्मिला वर्मा ने सेलारी पंचायत वासियों को ठंड से बचने के लिए रजाई कंबल के साथ कुछ साट कर ओढ़ने को विवश है। वहां वैसे लोगों की हालत सोचिए जिनके तन पर भरपूर कपड़े तक नहीं, और जो लोग ऐसे में भी साड़ी, चादर या बोरी ओढ़ने को मजबूर हैं। ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट। डाल्टनगंज सुदूरवर्ती गांव तक इनकी टीम पहुंचती है और जरूरतमंदों को गर्म कपड़े, मास्क, कंबल आदि मुहैया कराती है। आपका वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके बारे में बताएं। वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत अभी हम लोग काम कर रहे हैं। पूर्व नाम इसका कपड़ा बैंक था, जिसके तहत हम लोग कपड़े पे फोकस करते थे। वैसे वस्त्रहीन लोग जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनको कोई देने वाला नहीं है, उनको हम लोग सालों भर कपड़े बांटते हैं। लेकिन ठंड में कपड़े की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब एक कपड़े से किसी का काम नहीं चलता है, उसमें उलन कपड़े हम लोग लेके निकलते हैं, गर्म कपड़े लेके निकलते हैं, कंबल है, स्वेटर है, जैकेट है। और गाँव से हमारे अभियान को देखकर लोग हमसे संपर्क करते हैं, बहुत फोन भी आते हैं और बहुत लोग सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क करते हैं। उसी के तहत आज हम लोग देलाहा गांव में आए हैं, सेलारी पंचायत के देलाहा गांव में आए हैं, जहां खबर मिली थी कि बहुत नीडी लोग हैं। कितना कंबल और कपड़े बांटते हैं? गर्म कपड़े सैकड़ों कंबल हर गांव में हम लोग बांटते हैं और कपड़े भी बहुत सारे। आज यहाँ पे कितना बांटे? आज यहाँ पर 60-70 कंबल लगभग बटा है और स्वेटर थे, नए स्वेटर थे 30 के लगभग, और बाकी जनरल सब कपड़े थे, साड़ियाँ थी। और उसके साथ हम लोग इम्यूनिटी बूस्टर भी डोज था वो बांटे, दर्द की दवाएं थी, बीब, नैपकिन, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह भी हम लोग बांटे हैं यह लोगों के बीच, ताकि स्वच्छता का एक संदेश लोगों के बीच जाए, जो कि बहुत जरूरी है सभ्य और स्वस्थ समाज के निर्माण। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शर्मिला वर्मा है, मैं वरदान चैरिटेबल ट्रस्ट की सचिव हूँ। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। लगातार बढ़ती ठंड से बचाव के लिए लोग अपने स्तर पर उपाय करते नजर आए। बाजारों में दुकानदार अलाव का सहारा लेकर आग पर हाथ तापते नजर आए, तो दफ्तरों में हीटर पर हाथ तापे जा रहे हैं। कई गर्म हवा देने वाले ब्लोअर चलते नजर आए। शीतलहर को देखते हुए नमो राघवाई सेवा समिति द्वारा चित्रकूट धाम के परिक्रमा परिसर पर बैठे दिव्यांगजनों को सेवा भाव से फल एवं चाय का वितरण भी किया गया। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत सूरा में संचालित उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता एवं कुछ ग्रामीणों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को उनके ही निजी सचिव रहे अवधेश तिवारी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया था, जिसका अवधेश तिवारी द्वारा खंडन करते हुए मीडिया को बताया कि उचित मूल्य की दुकान का संचालन शासकीय भवन रूरल गोडाउन सूरा घुरिया से किया जा रहा था, जिससे ग्राम पंचायत सूरा के किसी भी ग्रामवासी को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं थी। मेरा ये कहना है कि चूंकि दिसंबर महीने का जो गल्ला हमारे हितग्राहियों को नहीं मिला है, इनके द्वारा कहीं न कहीं उसी को छिपाव की वजह से हमारे शासकीय उचित मूल्य की दुकान सरकारी भवन में गल्ला न रख करके इन्होंने प्राइवेट भवन भारत पांडे के घर में रखा है, जहां पर
अभी रामलाल पांडे को उनके लड़के द्वारा मारपीट की गई है। उनका लड़का जो है एक मानसिक विक्षिप्त है, वो उनका हाथ तोड़ दिया था रामलाल पांडे का। और आज जो यही भगवनिया साकेत जो आज शिकायत कर रही है कि मेरे द्वारा तालाबंदी की गई है, मैं गरीबों का गल्ला नहीं बंटवा रहा हूँ, इन्होंने ही सेल्समैन के विरुद्ध शिकायत किया था कि वहाँ पर हमारे इनके साथ मारपीट हुई थी। लेकिन आज जिस तरीके से इनके द्वारा शिकायत की गई है, पूर्ण रूपेण ये शिकायत निराधार है, ऐसा कहीं नहीं है। पंचायत की तरफ से, मेरे तरफ से पूर्ण रूपेण जो भी हमारे यहाँ के हितग्राही उपभोक्ता हैं उनको सबको हर महीने गल्ला मिले, समुचित तरीके से मिले, किसी भी प्रकार से उनके साथ भेदभाव न किया जाए। इसीलिए सरकारी भवन में व्यवस्था बनाई गई। यहाँ तक कि 4-5 महीने अगर कहीं दिक्कत आती थी तो पंचायत द्वारा ही इनको वाहन उपलब्ध करा दिया जाता था और गल्ला वहाँ पर ले जाया जाता था। अब तो चारों तरफ सूखा रास्ता है, गल्ला ले जाने के लिए पर्याप्त रास्ता है। उसी रास्ते से तमाम बालू वाले ट्रक जाते हैं, ईंटा वाले ट्रक जाते हैं। इनका ना ले जाने का एकमात्र बहाना है, इनको केवल कालाबाजारी करने के लिए नहीं मिलता है। इसकी शिकायत ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय द्वारा 6 तारीख को तमाम ऑफिस में की गई, उसकी रिसीविंग है। यहाँ तक कि वार्ड साहब में 5 तारीख को ही सम्मानीय कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, फूड इंस्पेक्टर को और डीआर साहब को, समिति प्रबंधक जी को, सबको बता दिया गया था कि यहाँ के सेल्समैन द्वारा इस तरीके से मनमानी की गई है। इस मनमानी को की जांच की जाए और सरकारी भवन से खाद्यान्न का वितरण कराया जाए, निगरानी समिति के सदस्यों के समक्ष वितरण कराया जाए, ये मांग की गई थी। ऐसा कहीं किसी भी प्रकार से ये नहीं था कि मतलब हमारे द्वारा कोई नियम के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई हो। इनके द्वारा तोड़ मरोड़ के मेरे विरुद्ध असत्य और निराधार शिकायत की गई है। निश्चित रूप से कि चूंकि 2010 से 2014-15 तक मैडम सरपंच थी, 2014-15 के बाद 2021 तक मैं जनपद सदस्य था, फिर इसके बाद जब 21-22 में पुनः सामान्य निर्वाचन हुआ तो मैडम कृष्णावती तिवारी पुनः सरपंच निर्वाचित हो गई। बीच में जब नाहर का चुनाव आया तो मेरा भतीजा अरुण तिवारी जल उपभोक्ता समिति के सदस्य बन गए। मैं ग्राम मशीन में उठा, उनका विश्वनाथ साकेत का और छोटू गौतम का लगता है। ऐसा कैसे हो रहा है? मैं आप सब लोगों के माध्यम से जिला प्रशासन को ये भी जानकारी देना चाहता हूं कि कहीं न कहीं यहाँ पर भी सेल्समैन नौकरी कोई कर रहा है और उसका मालिकाना कोई दूसरा कर रहा है और रिकॉर्डेड मालिकाना है। अगर किसी मशीन में किसी का थंब दूसरे का लग रहा हो, प्राइवेट व्यक्ति का लग रहा हो, तो यहाँ पर तो घोर अनियमितता है, वित्तीय अनियमितता हो रही है और यहाँ पर तो धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध होना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है तो। ये मेरा कहना है। और दिसंबर महीने का अभी तक गल्ला नहीं बटा, जिसके वजह से ये निश्चित रूप से ग्राम पंचायत के लोग अगर इस तरीके से आगे आकर के निगरानी कर रहे हैं तो ये तो प्रशंसा की बात है कि हमारे यहाँ से किसी भी प्रकार से किसी का कोई हक छीना ना जाए, किसी प्रकार से कुछ न किया जाए। जानबूझ करके चूंकि ये हमसे राजनीति में हार जाते हैं, वोट में हार जाते हैं, जनता हमारे साथ है, हम दीन दुखियों की मदद करते हैं, अस्पताल ले आते हैं, उनको गल्ला दिलवाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, काम करवाते हैं, तो इनके पास किसी भी प्रकार से कुछ बचा नहीं है। केवल मिथ्या आलाप करके, मिथ्या शिकायत करके और ज्ञापन दे दे करके मेरी छवि को धूमिल कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों के से ये भी मांग करता हूं कि ये विद्यार्थी प्रसाद नामदेव मुझसे चुनाव हार चुके हैं, इनके विरुद्ध अभी एक नोटिस जारी हुई है रिकवरी की। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बिजनौर न्यायालय के कोर्ट नंबर 7 के अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट द्वारा 5 जनवरी को लगभग 45 साल से चल रहे एक मुकदमे में अपना फैसला सुनाया। सन 1976 में मुकदमा 5 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मुकदमे के दौरान ही मृत्यु हो गई और बाकी लोगों को जज साहब ने बाइज्जत बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार जैसे जजों की आजकल जरूरत है, जो कि मुकदमों को जल्द से जल्द निपटाएं। वर्ष 1976 में मोस्ट प्रॉब्ली जून सन 76 में उस समय जो ड्रग इंस्पेक्टर थे उन्होंने अशोक कुमार जी की दुकान का इंस्पेक्शन किया था तथा डेक्सामिथाजोन और प्रेडनिसिलोन टैबलेट्स कब्जे में ली थी, जिसपे उन्हें ये शुबा था कि ये दे वर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड और उनको जांच के लिए भेजा गया लेबोरेटरी में, जहां पे नमूना फेल हो गया था।
लेकिन उसमें अखिलेश जी के लाइसेंसी रहते हुए प्रोसिक्यूशन ने उसमें उनके सारे परिवार को मुल्जिम बना दिया था। 5 मुल्जिम बन गए। दूसरी पार्टी एक्यूज पक्ष इस बात से नाराज होकर हाई कोर्ट चले गए, जहां से प्रोसीडिंग्स स्टे हो गई थी, जिसकी वजह से इसमें समय लगा। माननीय उच्च न्यायालय से तय होने के बाद ये मुकदमा फिर वापस आया, श्री मनोज कुमार जी की कोर्ट में चला, जो एनडीपीएस के स्पेशल जज हैं, और वहाँ से ये जो मुल्जिमान थे वो बरी हो गए। इसमें 2 मुल्जिम मुकदमे के दौरान डेथ हुई। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। नगर पूरनपुर में शमशान घाट रोड पर तालाब में नवजात बच्ची का शव उतराया देखा गया। इससे घटनास्थल पर काफी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। दरअसल नगर पूरनपुर में शमशान घाट रोड पर तालाब में नवजात बच्ची का शव उतराया देखा गया। इससे घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात के शव को तालाब से बाहर निकलवाया। आशंका जताई जा रही है कि करतूत को छुपाने के लिए किसी महिला ने नवजात को तालाब में फेंका है और पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। नगर के LIC तिराहे पर शमशान घाट और करबला को जाने वाले मार्ग किनारे तालाब है। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। मधुबनी से खबर है, जहां खुटौना प्रखंड के छाड़ा पट्टी चौक पर गुड्डू कामत की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही जदयू के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कामत ने कहा कि घटना करने वालों को इस राज में बचना मुश्किल है। पुलिस पूरी तरह तत्पर है। इसी बीच रोड जाम कर रहे लोगों को डीएसपी के द्वारा समझा बुझाकर जाम खाली कराया गया। इधर पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी करने की बात कह रही है। उसी का आपको पता चला कि उसको गोली मारा है? सुबह में पता चला। 8 बजे पता चला। में किसी को पता नहीं था, जो रात में मार दिया गया। सुबह अच्छा, रात में गोली मारा तो पूरा रात लाश यहीं पे था क्या? हाँ, पूरा रात यहीं पे था। हमको कोई किसी को ठंडी का समय है, गांव में कौन आता है? आप लोग को सुबह में पता चला? हाँ, हम लोग सब ससुराल में रहते हैं। अभी पुलिस प्रशासन क्या बोली आपको? कुछ नहीं बोले, क्या बोले नहीं बोले। पुलिस कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं ले रही है। पुलिस कब आई कह रही है कि हमने गिरफ्तार किया है। तो कहाँ पे किया है? गिरफ्तार किया हम लोग के सामने में लाके आएगा ना। मेरा भाई गया है जान से, तो हम लोग उसको इंसाफ करेंगे ना। नहीं, पुलिस अपना कानून, पुलिस क्या कानून करेगा? हर वक्त पुलिस कानून ही करता रहता है। कानून अगर पुलिस करता तो क्या ऐसा ही होता? जहाँ पे पुलिस रहता है वहाँ पे समाज रहता है, वहाँ पे इंसाफ होता तो क्या यहीं पे होता? जो बीच रास्ते में उसी के गाँव में कोई गोली मार देगा? घर के बगल ये इंसाफ है पुलिस का? करीब जगह पर पहुंच चुकी है पुलिस। थोड़े देर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। सर, एक तरह मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पे निकले हैं, चूंकि आप जिला अध्यक्ष है जदयू के, तो इस तरह की जो घटना हो रही है इसमें कैसे देख रहे हैं सर प्रशासन को? घटना करने वाला कर देता है, लेकिन घटना करने के बाद में कोई बचता नहीं है इस राजपाट में जी। और इसमें भी देखिएगा, आपको घंटा 2 घंटा में वो धरा जाएगा। परिजन की मांग है कि यहाँ पहले लाश जिसके द्वारा गोली चलाई गई है उसको गिरफ्तारी हो, फिर हम लाश जाने देंगे। नहीं, वैसा नहीं होता है, ऐसा थोड़े होता है। लेकिन रोड पर रख दिया था, ठीक है, साक्ष्य छुपाने के लिए। हाँ, उसकी सूचना पर हम लोग आए हैं। हाँ, उसमें कौन मारने वाला है, क्या है, उसका कुछ पता चल गया है जी। उसके पीछे हमारा टीम लगा हुआ है। हाँ, लोकेशन लेकर उसको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर घटना कैसे हुआ, क्या हुआ, उसका प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टया ऐसे गला दबाकर गोली मार करके हत्या करके लाश को एविडेंस को छुपाने के लिए रोड पर रख दिया था। हाँ, कि किसी वाहन से दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। हाँ, और इसकी सच्चाई पता नहीं चल सके। लेकिन इसमें कौन अभियुक्त है इसका पता चला है और इसके पीछे हमारी टीम लगी हुई है। कितनी गोली मारी गई है? अब तक तो प्रथम दृष्टया देखने में एक गोली लगता है, सर पर सटा कर मार दिया है। अच्छा, अब आगे पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया आप लोग। जो पीड़ित परिवार है वो क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोगों से? गिरफ्तारी का डिमांड कर रहे हैं, सच्चाई क्या है उसका पता कर रहे हैं, वो पूरा किया जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आपने ट्रेस लगभग कर लिया है कि कौन अभियुक्त? ट्रेस कर लिया है, टीम हमारे पीछे लगा हुआ है और मतलब सीधी सूचना मिल है। सर, एक बात है कि ये जिस प्रकार से मर्डर हुआ है कि इसी के गांव में घर के पास में और देर रात उसको गोली मार दी गई और सवेर में लोगों को पता चला, और इस तरह की जो भी घटना हो रही है, तो क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग इतना मनोबल बढ़ गया है कि लोग चाहे आपसी हिंसा में हो या फिर इस घटना के पीछे क्या है इसका पूरा सच्चाई का पता किया जा रहा है। पता चलने के बाद बताया जाएगा। मधुबनी से सीनू संवाददाता इजहार की रिपोर्ट।
रामकोट थाना क्षेत्र में भाजपा नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग, वाहन भी क्षतिग्रस्त। भाजपा नेता मुकेश मिश्रा, अंकुर तिवारी और हबीबपुर पूर्व प्रधान दिवाकर बाल बाल बचे, जबकि गोली भाजपा नेता मुकेश मिश्रा को छूते हुए निकल गई। हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से भाजपा नेता पर हमला किया। आक्रोशित भाजयुमों ने किया NH 24 जाम। भाजपा की झंडी लगी कार में हुई तोड़फोड़। पुलिस की हीला हवाली के चलते नाराज भाजयुमों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो वहीं रामकोट पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए सुसंगत धाराओं में हमलावरों पर मुकदमा दर्ज कर भाजपा कार्यकर्ताओं को अग्रिम कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है और ये पूरी घटना रात करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है। कैसे क्या हुआ वैसे? हम उधर से आ रहे थे बाइक से। कहाँ से? हबीबपुर से। वो बाहर निकला, पता नहीं कैसे, वो हमने उसको जानते थे ना कुछ थे, वो निकला बाहर, 300 बंदे कट्टा लूट किए और सीधे दाग दिया। तो आपने पुलिस में तहरीर दी? क्या नाम है आपका? मुकेश मिश्रा। कहाँ के निवासी हैं आप? सीतापुर से कैमरा पर्सन जमील के साथ सौरभ मिश्रा की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के विकासखंड बडरपुर के ग्राम पंचायत बडरपुर नंबर 12 के प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद सैयद का सराहनीय कार्य। इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद सैयद ने मधुबेनिया चौराहे पर लगभग 5 से 6 जगह अलाव जलवाए। इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद सैयद ने चौराहे से लेकर अपने ग्राम पंचायत के कई टोले में अलाव की व्यवस्था करवाई, जिससे आने जाने वाले राहगीर व क्षेत्रवासियों का सहारा बना अलाव का आनंद लेते हुए राहगीर एवं क्षेत्रवासी दिखे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।